है, तो आज क्या करेंगे, चैप्टर 3 परिवहन नेटवर्क यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी है ना, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें पहली बात तो परिवहन का काम क्या है। परिवहन क्या करता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, टूरिज़्म और ट्रांसपोर्ट यानी कि पर्यटन और परिवहन दोनों आपस में इंटरकनेक्ट हैं। अगर हम पर्यटन यानी कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो बिना ट्रांसपोर्टेशन के हम जा ही नहीं सकते। अब इसमें मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको देखने का मिलेगा, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले 1917 में पर्यटन विकसित अर्थव्यवस्था के लिए अधिक वहनीय हो गया था। विकसित अर्थव्यवस्था यानी कि हमें इकोनॉमी को वो करना है, डेवलप्ड करना है, अर्थव्यवस्था को डेवलप करना है, तो उसके लिए इसमें काम होना स्टार्ट हो गया था। अब अगर हम देखें, हम इंटरनेशनली अगर हमें एक देश से दूसरे देश जाना है तो या तो हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ये महंगा होता है, ओवरऑल सारे ट्रांसपोर्टेशन में ये महंगा होता है, लेकिन हम इसमें ना टाइम कंज्यूमिंग होता है, कम टाइम में हम जल्दी पहुंच सकते हैं। और इसमें क्या होता है, क्लासेस भी अलग अलग होती हैं, जैसे इकोनॉमी क्लास हो गई, बिजनेस क्लास हो गई, तो आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग उसे बुक कर सकते हैं। वहीं पे अगर रेलवे का हम देखें तो रेल में क्या है, रेल में बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ पीपल एक साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, और रेल ट्रांसपोर्ट को हम चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ता बोलते हैं। फिर अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट पे आए और वाटर ट्रांसपोर्ट पे आए, तो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते। इसमें क्या होता है, इसमें हम सिर्फ अपने डोमेस्टिक में ही घूम सकते हैं, मतलब या तो अपने ही देश में, इसमें क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक, और अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट का देखें तो हम एक राज्य से दूसरे राज्य में तो जा सकते हैं, जैसे दिल्ली से कोलकाता जा रहे हैं या बम्बई जा रहे हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो हम यहाँ पे प्रेफर किसे करते हैं, हम प्रेफर करते हैं तो रेल ट्रांसपोर्ट को या फिर एयर ट्रांसपोर्ट को। अब सबसे पहले ये स्टार्ट कब हुआ था, देखो 1970 में क्या हुआ, ये हाँ विकसित होनी स्टार्ट हो गई थी। पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे ना डबल हो गई, जब थॉमस कुक ने स्टार्ट करी थी तब से धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होने लगी। अब डबल हो गई तो इसे कैसे करेंगे, कैसे इसे हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के विस्तार का परिवहन के भूगोल पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जो इंटरनेशनल टूरिस्ट थे, इन्होंने क्या करा, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट ने एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, मतलब नंबर ऑफ़ पीपल जो थे वो एक देश से दूसरे देश बहुत ज़्यादा जाने लगे थे। या तो वो बिज़नेस के पर्पज़ से जा रहे हैं, या हेल्थ इश्यूज से जा रहे हैं, या घूमने के लिए जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर की कहानी भी आप इसमें देखने को मिलेगी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था तो लोगों का बहुत ज़्यादा मूव होना स्टार्ट हो गया था एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इसमें 2010 में पर्यटकों की संख्या 877 मिलियन थी, जो कि टोटल वर्ल्ड की जनसंख्या का 10% है। यानी कि इतने लोगों ने इंटरनेशनली तरीके से घूमना स्टार्ट कर दिया था, मूव होना स्टार्ट कर दिया था। मेनली आप देखोगे यूरोप और अमेरिका के पर्यटनों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि इन्होंने मूव किया। फिर कोई छुट्टियां बिताने के लिए जा रहा है, कोई अपने किसी और दूसरे काम से जा रहा है। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि पर्यटन में परिवहन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि बिना परिवहन के कोई भी पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी पर्पज़ से जा रहा है। ठीक, अब इसमें क्या था, सुविधाओं को बेहतर बनाना है। एक तो हो गई तुम्हारी नॉर्मल डीटीसी बस फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ, मैं तुम्हें बस में भी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही हूँ। स्लीपर्स हो गए, तुम्हारी स्लीपर बस हो गई। स्लीपर में क्या होता है, आराम से लेट के जाओ। लग्जीरियस बस भी आने लगी है, रेलवे में भी तुम देख सकते हो, एसी होती है, ठीक है, फर्स्ट क्लास होती है, सेकंड क्लास होती है, नॉन एसी होती है, उसमें भी स्लीपर्स तुम्हारी होती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। हवाई सुविधाओं में भी निवेश करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। पहले तो ये भी कह सकते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हवाई सुविधाएं लोग लेने में इंटरेस्टेड भी होंगे या नहीं। धीरे धीरे देखा गया कि हाँ भाई, जिनके पास पैसा है वो इजीली इसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसमें भी डेवलपमेंट होती चली गई। अब हाँ, इसमें क्वेश्चन है, देखो परिवहन से आपका क्या अभिप्राय है। तो फर्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओगे आप। परिवहन क्या है, मूल संरचना से जुड़ी कई गतिविधियां होती हैं। मूल संरचना से जुड़ी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, उन्हीं में से एक है परिवहन, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लोगों के विकास और कल्याण को प्रभावित करता है। यदि परिवहन व्यवस्था सक्षम हो तो आर्थिक और सामाजिक अवसर और लाभ प्रदान करती है। इसमें आप एग्जाम्पल डाल देना कि अपनी लैंग्वेज में बना के लिख देना, ठीक है, परिवहन की इम्पोर्टेंस क्या है या परिवहन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल डाल के लिख देना। रोड ट्रांसपोर्ट मतलब सड़क परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन और तुम्हारा जल परिवहन। परिवहन और पर्यटन के बीच संबंध की व्याख्या करो। ये रहा सेक्ट 3.2 में।
इसमें से यहाँ से तुम्हारे पॉइंट बनेंगे। इनके संबंध क्या है देखो, सेकंड पैराग्राफ देखो, बेहतर सुविधाओं ने पर्यटन को बढ़ावा दिया, पर्यटन से विस्तार से परिवहन में बढ़ोतरी हुई। जितने ज़्यादा लोग मूव करेंगे उतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी ज़्यादा परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पर्यटन परिवहन के मूल में मुख्य पहुँच कारक है और लक्ष्य क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए पर्यटन परिवहन के किसी भी साधन का उपयोग करते हैं। यानी कि जहां हमें जाना है उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाने के लिए हम बिना परिवहन के नहीं जा सकते, तो वहां पे जाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पर्यटन और परिवहन के बीच एक गहरा संबंध है, ये आपस में इंटरडिपेंड है। अब परिवहन का क्या महत्व है, ये भी अपनी लैंग्वेज में बना के इजी लिख दिया। फर्स्ट और सेकंड से परिवहन का महत्व क्या है, परिवहन का महत्व है कि किसी भी पर्यटक को अगर कहीं जाना है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, तो वो बिना परिवहन के मूव नहीं कर सकते, जा नहीं सकते हैं। आपने हाल के टूर और परिवहन के तरीके को याद करें, ये तो एक एक्टिविटी बेस हो गया। अब क्या है, हवाई परिवहन। अब अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन लॉन्ग में आए ना, परिवहन क्या है, तो परिवहन क्या है लिख के और उसमें टाइप्स ऑफ परिवहन का फ्लो चार्ट बना देना। रोड ट्रांसपोर्ट, रोड में क्या जाएगा तुम्हारा, सड़क परिवहन में कार लिख दो, बस लिख दो, ठीक है। और रेल ट्रांसपोर्ट का तो एक ही होता है, रेल भी कई तरीके की होती है, लग्जीरियस रेल हो गई, 11th क्लास में हमने पढ़ा है, एक्सप्रेस हो गई तुम्हारी, लोकल ट्रेन हो गई। तो इस तरीके से ना इनके एक एक दो एग्जाम्पल याद कर लेना। अब आपका इसमें है हवाई परिवहन। हवाई परिवहन क्या है, अगर आप देखें मूल्य के कारण, मूल्य मतलब क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है, सिर्फ 12.5% लोग ही जो है ना वो हवाई जहाज से जा सकते हैं, एक्सपेंसिव होने के वजह से। लेकिन जबकि इंटरनेशनल यात्रा में हिस्सा लेते हैं ओवरऑल 40% लोग। हवाई यातायात क्या करता है, इससे बहुत ज़्यादा बदलाव आया पर्यटन के जीवन में और हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री में। क्यों, अभी तक हम क्या था, अभी तक हम एक राज्य से, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, दिल्ली से कलकत्ता चले गए, बम्बई चले गए, उत्तर प्रदेश चले गए, चेन्नई चले गए, ठीक है। अब क्या है, मुझे ना दूसरे देश में जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाइना जाना है, या फिर मुझे यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया, कॉन्टिनेंट तो और लंबा डिस्टेंस हो गया, हम तो एशिया में आते हैं, हम एशिया महाद्वीप में आते हैं, आर्कटिक महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, या मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, या मुझे अमेरिका जाना है, लेकिन इतना दूर का डिस्टेंस मैं कैसे करूँगी। तो इसके लिए क्या किया गया, हवाई परिवहन का इन्वेंशन किया गया। तो अब धीरे धीरे ये जो खोज करी गई, थॉमस कुक ने क्या देखा, 1903 में किटी हॉक में राइट्स ब्रदर्स की महत्वपूर्ण खोज के बाद हवाई परिवहन बहुत धीमी गति से शुरू हुआ। इसमें देखेंगे अनुसूची यात्री सेवाएं शुरू करने से पहले असफल प्रयास के बाद 10 वर्ष से अधिक समय बीत गए। यानी कि इन्होंने स्टार्ट तो किया, लेकिन इन्हें कम से कम 10 साल का टाइम लग गया इसके डेवलप्ड होने के लिए। 1 जनवरी 1914 को क्या हुआ था, विश्व की पहली तय उड़ान जिसमें यात्रियों ने भुगतान किया टम्पा से सेंट पीटर्सबर्ग और फ्लोरिड की खाड़ी के ऊपर भरी गई, जिसका किराया $10 था। ये क्या है तुम्हारी यहाँ से, ये पहली हवाई यात्रा है। कितना अमाउंट है वो लिखा गया है इसके अंदर। 2006 में लगभग $200 के लिए था, और स्टार्टिंग में इसकी तुलना ACC वाले साउथ वेस्ट एयरलाइन के विमान 2007 में यात्री $200 से थोड़ी सी अधिक कीमत पर कई 100 गुना दूरी, यानी कि हवाई जहाज से तुम क्या देख रहे हो, कई 100 दूरी पे तुम क्रॉस करके वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये स्टार्ट किया गया। अब इसमें विमान की कंडीशन को और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। तो इसके अंदर 3 श्रेणियाँ डाली जेट प्लेन्स की। एयरप्लेन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, पता है ना। जेट हो गए तुम्हारे कि एक है शॉर्ट रेंज एयरक्राफ्ट, इसके अंदर क्या था, बम्बार्डियर को CRJ सीरीज़ और एम्बेयर के ERJ, ये क्या थे, ये कम क्षमता वाले थे। कम क्षमता वाले मतलब ये कम ही यात्री ले जा सकते थे। पहले धीरे धीरे ना ऐसे इन्वेंशन किया गया, हम 10 यात्रियों को ले जाके देखें, हम 20 को ले जाके देखें। तो ये ऐसा प्लेन था जिसमें बस 30 से 100 तक जा सकते थे, इससे ज़्यादा को आप नहीं लेके जा सकते। इसमें क्या था, कम दूरी के लिए किया गया, अब डिस्टेंस भी कम ही मेंटेन किया गया, धीरे धीरे ही तो हम करके देखेंगे, ठीक। कम डिस्टेंस था। इनमें सामान्यतः क्या था, रीजनल जेट्स था, इन्हें रीजनल जेट्स कहा जाता है, जो छोटे बाज़ारों के लिए होते थे। अब हब एयरपोर्ट में सेवाएं प्रदान थी, ये बड़े शहर युग्मों के बीच हाई फ्रीक्वेंस की पॉइंट टू पॉइंट सेवाएं प्रदान करता था। यानी कि इसकी सेवा बस इतनी करी गई कि एक शहर से दूसरे शहर जा सके। जैसे मुझे चेन्नई जाना है, मुझे दिल्ली से चेन्नई जाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने पहले सिर्फ उतने ही डिस्टेंस के लिए जो हवाई जहाज है वो बनाया, उसका इन्वेंशन किया कि उतनी दूरी पर ले जाके देखती हूँ क्या फीडबैक मिलता है। उसके बाद मैं धीरे धीरे लॉन्ग डिस्टेंस कर दूँगी। फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से नीचे साउथ में जा रही हूँ, कन्याकुमारी तक जा रही हूँ,
या फिर उसके बाद मैंने क्या करा, वो भी मेरा सफल हो गया, फिर मैंने आसपास का जो मेरा देश है वहाँ पे ले जाने की कोशिश करी। तो इस तरीके से धीरे धीरे बनाए गए। नेक्स्ट है आपका मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट। मीडियम रेंज में क्या आता है, 3700 किलोमीटर, इसमें 3700 किलोमीटर तक जा रहा है। देखो ऊपर वाला क्या था, ये 3700 किलोमीटर से भी कम था, क्योंकि ये पहला सबसे पहला और छोटा था। इसमें क्या था, एयर 320 और इसका बोइंग समक्ष 737 महाद्वीप के अंदर है, अंदर गंतव्य तक सेवाएं देता था, यानी कि वहाँ तक सेवाएं देगा जहाँ 3700 किलोमीटर के अंदर वाला एरिया जितना आ रहा है। इसकी रेंज क्या थी, यूरोपीय महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, पूर्व एशिया और अफ्रीका पर लगा की जाती थी। एयरक्राफ्ट के प्रयोग उस उच्च मांग वाली क्षेत्रीय सेवाओं के लिए भी की गई जहां कम लागत वाले करियर कंपटीशन थे। अब है तुम्हारा लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज वर्ड से ही समझ आ रहा है, लॉन्ग मतलब लंबी यात्रा। इसमें क्या करा गया, इसमें अलग अलग तरीके के बनाए गए, जैसे B707, B747, B777, C या A350 सीरीज़। ये इसका डिस्टेंस कितना था, 17,400 किलोमीटर का डिस्टेंस इन्होंने कवर किया, यानी कि लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया। फिर आप इसके अंदर क्या है कि लंबी दूरी पर पहुंच गए, बहुमूल्य नष्ट होने वाला था, जो बहुमूल्य अथवा नष्ट होने वाला था यह विशेषकर समय पर था। वितरण नीतियों के उपयुक्त किया गया, जिन्हें इन्वेंटरी कम होती चली गई। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं। इसमें एयर फ्रेट में 5 तरह के प्रचलन शामिल थे। पहला क्या था, डेडिकेटेड कार्गो ऑपरेटर्स, जिसके अंतर्गत केवल कार्गो एयरक्राफ्ट का बेड़ा अनुरक्षित किया जाएगा, यानी कि बेड़ा अनुरक्षित का मतलब है इसमें सिर्फ कार्गो जो होते हैं ना, कार्गो टाइप ऑफ एयरप्लेन होते हैं, उसी के इसके अंदर काम होगा, वही सेवाएं प्रदान करेंगी। वो जो पूरा आप कह सकते हैं जो हवाई जहाज का अड्डा है उसमें सिर्फ कार्गो ही रहेंगे, कार्गो वाले प्लेन्स ही इसके अंदर इंक्लूड होंगे। मिश्रित सेवा देगी एयरलाइन कंपनी, दोनों साइड से विमानों का बेड़ा, जिसमें बैली होल्ड डेल की माल ढुलाई की गई। थर्ड है इसमें पैसेंजर ऑपरेटर को अपने विमानों के मुख्य डेक में माल ढुलाई की सेवा। माल मतलब अगर मैं अपने साथ कुछ लेके जा रही हूँ सामान, तो वो मुझे एग्री है। आप लोग कहीं जाएंगे ना तो उसमें ना एक वो रहता है कि आप इससे ज़्यादा वज़न नहीं लेके जा सकते, अगर लेके जाओगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना होगा, ठीक। एयर फ्रेंड इंटीग्रेट, जो सामान्य हब एंड सॉफ्ट क्रेट सेवाएं प्रदान करते हैं, जो कि छोटी और लंबी हॉल फ्लाइटेंट का समायोजन करती है। डी है विशिष्ट ऑपरेटर को जो विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं। इस तरीके की एयरलाइन इन्होंने स्टार्ट कर दी। अब इससे क्या हुआ था, इसमें तुम देखोगे भारत में वाणिज्य एयरलाइन का बेड़ा 370 जहाज़ों का था, भारत में भी स्टार्ट हो गई थी। 1994 में एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1953 में निरसन कर दिया गया, ताकि अनुसूची सेवाएं कौन सी होती हैं, वो सेवाएं जो बहुत कम होती हैं। अनुसूची तो आपने वर्ड पढ़ा होगा ना, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, तो वो कौन सी हो गई, वो हैं जो कि चीज़ें कम है, तो अनुसूची उसमें डाल दिया गया, सेवाओं में डाल दिया गया। अब इसमें एयरलाइन को अनुसूची सेवाओं का ऑपरेट करने का अवसर दिया गया। कौन कौन सी आ रही है, इंडियन एयरलाइन आ रही है आपकी, एयर इंडिया लिमिटेड कंपनी आ रही है आपकी। राष्ट्रीय विमान सेवाओं में निजी भागीदारी शामिल हो गई। 1994 के स्टार्टिंग में आप देखोगे निजी एयरलाइन की कंपनियां हो चुकी थी। कैसे, जैसे टैक्सी सर्विसेज चलाने की अनुमति देता है, इसी तरीके से मतलब अपनी पर्सनल। आज के टाइम पे देखो कितनी एयरलाइन है, इंडिगो हो गया तुम्हारा, एयर इंडिया हो गया, बहुत सारी हैं। कुछ गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, कुछ प्राइवेट्स भी हैं। इसमें आपका जेट एयरवेज हो गया, एयर सहारा हो गया। धीरे धीरे इसमें चेंजेस आने लगे। एयर ऑपरेटर्स की भागीदारी 1991 के टाइम 0.4% से बढ़कर 2005 में 68.5% बढ़ गई। यानी कि जब स्टार्ट हुई थी 1991 में, तो उनका इन्वॉल्वमेंट कितना था, इंडियंस का एयरलाइन में सिर्फ 0.4 था, जो कि 2005 में 68.5 पहुंच गया। डिफरेंस देख रहे हो आप, कितना कितना ज़्यादा हो गया था इसमें। तो इस अब अगर आप 2011 में देखें, 2011 के अंत तक विश्व में सबसे अधिक हो गया था ये। 6 भारतीय एयरलाइन 5 में से 5 घाटे में चल रही थी, जिसमें कि सरकारी एयरलाइन भी शामिल थी और करदाताओं की सहायता से चल रही थी। ऐसा नहीं है कि अगर ये एयरलाइन चलाई है तो इन्हें बेनिफिट ही बेनिफिट होगा, नहीं, नुकसान भी था। नुकसान कैसे था कि अब देखो आप चाहे 10 जाएँ चाहे 20 जाएँ, लेकिन जाएगी तो है ही। ये ऐसा तो है नहीं कि बस की तरह ये खड़ी रहेगी, जब तक बस नहीं भरेगी तो हम चल नहीं रहे। टाइम फिक्स होता है। आप ऑनलाइन अपनी एयर टिकट कहीं की डालोगे और चेक करोगे ना, उसमें टाइम रहता ही रहता है। थोड़ा बहुत टाइम चेंज हो जाता है कि 1 घंटे लेट, 2 घंटे लेट, वो भी कोई टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से।
लेकिन ये नहीं है कि भर के ही चलेगी, ऐसा कुछ सीन इसमें नहीं होता। तो अगर 10 लोगों को भी ये सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है तो खर्चा उतना ही आएगा। अगर पूरी टिकट्स नहीं बिक रही हैं तो इसकी वजह से क्या हुआ था, ये कंपनी कुछ घाटे में चल रही थी, ये अब भी चल रही है। मतलब ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है कि चलेगा, इसमें गवर्नमेंट वाली भी थी और इसमें प्राइवेट वाली भी थे। अब है किसी अर्थव्यवस्था में हवाई परिवहन का महत्व बताइए। लो कॉस्ट करियर एलसीजी का क्या तात्पर्य है? हवाई यात्रियों की प्रमुख श्रेणियां कौन सी हैं? एयरपोर्ट पर एक छोटी सी टिप्पणी लिखिए जो आप खुद या अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ जानते हैं। अब देखो, किसी अर्थव्यवस्था में हवाई परिवहन का महत्व बताइए। देखिए, अब हवाई परिवहन क्या है, बहुत महंगा है, आम जनता उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। जिनके पास पैसे हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। मिडिल क्लास में आप बहुत कम परसेंटेज लेके चल सकते हैं जो कि हवाई सेवाएं ले सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको अपनी साइड से बना के लिखना है, इसके पॉजिटिव पॉइंट बता देना, नेगेटिव पॉइंट बना देना, डेफिनेशन लिख देना। फिर लो कॉस्ट करियर क्या है, ये तो हमने यहाँ ऊपर पढ़ाई है। लो कॉस्ट वाला आपका है ना, कहाँ है ये, तो हो गई शॉर्ट रेंज एयरक्राफ्ट, मीडियम एयरक्राफ्ट। लो कॉस्ट वाली नहीं है इसमें। एलसीसी ये थी तो इसमें, रुक जाओ एक मिनट देख लूँ मैं। एलसीसी ये रहा, यहाँ पर देखो, ये आपका सेकंड पैराग्राफ में 3.3 के नीचे ये यहाँ पे एलसीसी वाले, एलसीसी का मतलब है इसकी तुलना में कम लागत को बोलते हैं एलसीसी, लो कॉस्ट वाले साउथ वेस्ट एयरलाइन के विमान 2007 में एक यात्री को $200 से थोड़ी सी अधिक कीमत पर कई सौ गुना की दूरी तथा रिएटल और वापसी की यात्रा कर सकते हैं। ये यहाँ से इसका आंसर बन रहा है 3.3 का सेकंड पैराग्राफ में। नेक्स्ट है हवाई यात्रियों की प्रमुख श्रेणियाँ ये 3 हो गई आपकी इसमें ना, मीडियम हो गया, लॉन्ग हो गया, लॉन्ग रेंज हो गया, और ये तुम्हारा शॉर्ट एयरक्राफ्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट चलो परिवहन, रेल परिवहन क्या है भाई? आज के टाइम पे आप देख सकते हैं रेल परिवहन में पहले क्या था, पहले तो कोयले से, ईंधन से चलती थी रेलें। आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं और एक्सप्रेस भी हो गई है। मेट्रो भी आप देख रहे हो, मेट्रो में भी तुम्हारे कई तरह की रेल आ चुकी हैं। मतलब ऐसी हैं कि तुम्हें कुछ घंटों में ही घंटे छोड़ो, मिनट्स भी नहीं लगेंगे, 20 से 25 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, इतने में ही तुम्हारा एक डिस्टेंस कवर कर देंगे लोग, इतनी स्पीड में चल गई हैं ट्रेन जो है तुम्हारी। तो रेल परिवहन में भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। ऑटोमोबाइल का टाइम है, पहले ये रेल यात्रा क्या थी, जन परिवहन का मुख्य साधन थी पहले के टाइम पे। इवन आप बम्बई में जाओ, बम्बई में देखोगे लोकल जगहों पे जाने के लिए भी ट्रेन्स लगी रहती हैं। जैसे हम यहीं पे, अगर तुम दिल्ली में ही देखो, एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ऑटो कर लिया हमने, ठीक है, ऑनलाइन कार बुक कर ली, वहाँ पे क्या है, रेल परिवहन, रेल चल रहा है वहाँ पे। एक जगह से दूसरी जगह, बम्बई में तुम एक जगह से दूसरी जगह ईजिली लोकल ट्रेन चलती है, उससे आप जा सकते हो। तो वहाँ पे क्या है, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ लोकल में ही चलती है। तो इसका नेटवर्क क्या है, सुन में नहीं था। अगर हम ट्रेन देखें तेज़ गति से चलती हैं तथापि इसका नेटवर्क सुन में नहीं था। आपको ऐसा लगेगा कितनी स्पीड में चल रही हैं, लेकिन कंपैरिजन इसका वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा। पहले से निर्धारित मार्गों का अनुकरण करना होता था। रेल नेटवर्क हॉलिडे टूरिस्ट की तुलना में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक बार ना ये क्वेश्चन मैंने देखा था कि फर्स्ट रेलवे कब स्टार्ट हुई थी, तो ये अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स के टाइम पे थी ना, 1853 में। ठीक, 1853 में आपकी फर्स्ट रेल यात्रा स्टार्ट हुई थी। अब इसके बाद क्या हुआ, कई देश खासकर यूरोप रेल प्रणालियों के अंतर्गत लंबी दूरी के मार्गों में उच्च गति की सेवाओं पर भारी निवेश किया जाने लगा। मनोरम दृश्य या इनमें दी जाने वाली सेवाएं, आज के टाइम पे पता है रेल परिवहन में बिल्कुल ऐसी सेवाएं दी जाती हैं जैसे कि तुम्हें एयर परिवहन में, यानी कि हवाई परिवहन में दी जाती हैं। हवाई जहाज़ में अगर आप जा रहे हैं, आपको अलग अलग क्लासेस की, इकोनॉमिक हो गई, बिजनेस क्लास होगी, फर्स्ट क्लास होगी, इस तरीके की जैसे टिकट बुक कराओगे ना, ऐसे तुम्हारी रेल परिवहन में भी होती हैं। वहाँ पे आपको फूड का अरेंजमेंट भी है, खाने का अगर तुम्हें नीड है उसका अरेंजमेंट भी है, एसी भी है फुल्ली। बहुत सारी ऐसी ट्रेन चल रही हैं आज के टाइम पे जो ऐसा लगता है कि आप ना रेल में ना बैठ के ना हवाई जहाज़ में ही बैठ के जा रहे हो, अंदर से पूरा इस तरीके से बढ़िया सा बना रहता है। तो रेल परिवहन में भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। रेल परिवहन और रेल लाइनें,
रेल परिवहन और रेल लाइनें बताया 17वीं सेंचुरी में खदानों और खानों के सामान लाने, पहले के टाइम पे क्या था, एक मालगाड़ी हो गई। मालगाड़ी क्या कर रही है भाई, तुम्हारा जो माल है, माल इन द सेंस जो खाने का सामान है या जो कोई ऐसा सामान है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो हम रेल का यूज़ करते थे। अलग से नाम भी है इसका, मालगाड़ी आ रही है। उसमें लोग नहीं होंगे, मतलब ह्यूमंस नहीं होंगे जो उसमें सफ़र कर रहे हैं। उसमें सारा सामान ऐसा भरा होगा जो कि हमें ट्रांसपोर्ट करना है, दूसरी जगह हमें भेजना ही भेजना है। तो 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या हुआ, रेल परिवहन की प्रणाली एक्चुअल में अस्तित्व में आई। इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली। इसमें माल ढुलाई के साथ साथ लोगों का आना जाना भी स्टार्ट हो गया था। ऐसा केवल इसलिए नहीं था कि इसमें भारी सामान को ले जाया जा सकता था, क्योंकि समुद्री परिवहन से ये बेहतर था। इसमें क्या है, हम एक ही टाइम पे कई हजारों लोगों को लेके जा सकते हैं और इसका टिकट सबसे सस्ता होता है कंपैरिजन टू दूसरे ट्रांसपोर्ट में। ठीक, तो इसमें क्या है, बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों को इंक्लूड किया गया। 1829 में आप देख सकते हैं, भाप से चलने वाली रेलगाड़ी के आने से पहली बार यंत्रीकृत भूमि परिवहन प्रणाली के लिए उपलब्ध कराया गया। अब रेल परिवहन चलाने के लिए नियमित सेवाओं की आवश्यकता थी। रेल परिवहन का सड़क की तरह स्थान के साथ महत्वपूर्ण संबंध था। रेल चलती कहाँ है, रोड पे ही तो चलती है, उसके लिए लेकिन हमें पटरी बनानी पड़ेगी। पटरी बनाने से हमने स्लीपर्स बिछानी स्टार्ट कर दी थी। अब इसमें क्या हो गया, स्थान का उपयोग हो गया, ग्रेडिंग ढलान और मोड़ टर्न्स आ गए, इसके अंदर वाहन आ गए, गेज इसके अंदर आ गया, नेटवर्क संरचना आ गया कि एक रेल की कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक होगी और हमें जो इसकी पटरियाँ हैं वो किस तरीके से बिछानी है। आप देखोगे जंगलों में से होके भी निकलती है, पहाड़ों में से भी होके निकलती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ना इसकी जो रास्ता है वो प्रिपेयर करना है, जो पटरियाँ हैं हमें इसी तरीके से बिछानी है। स्थान का उपयोग हो गया, नेटवर्क इसमें बनते चले गए। रेल परिवहन में 4% 40 मीटर प्रति किलोमीटर का ग्रेडिंग हो सकता था, लेकिन मालवाहक ट्रेन 1% से अधिक ग्रेडियंट नहीं झेल पाई। फिर क्या गया, रेल लाइनों को 500 मीटर चढ़ाई के लिए 50 किलोमीटर की आवश्यकता थी। ग्रेडिंग महत्वपूर्ण होते हैं, कम से कम 100 मीटर और लेकिन ज़्यादा इसमें डाला है 1500 किलोमीटर घंटे के लिए 1 किलोमीटर 3000, मतलब ये स्पीड बता दी, कितनी स्पीड के अकॉर्डिंग इन्होंने ले जाना स्टार्ट कर दिया कि इससे ज़्यादा स्पीड में वो नहीं जा सकते। बट आज के टाइम पे तुम देखो एक्सप्रेस है तुम्हारी, और जो अभी मोदी जी ने नहीं चला रहे, जापान से जो इन्होंने सीखा है कि किस तरीके से हमें एक्सप्रेस चलानी है या नई ट्रेन चलानी है जो कि मेट्रो की तरह चल रही है, तो इनकी कितनी स्पीड होती है, इनकी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है। एक ना अभी लास्ट ईयर दिसंबर में ना तुम्हारे लॉन्च हुई है, दिसंबर से पहले लास्ट ईयर वंदे भारत तो अलग है। वंदे भारत तो ये है कि तुम्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में लेके जा रही है, लेकिन ये ना अभी यहाँ से कनेक्टिविटी हुई है इसकी, गाज़ियाबाद से यूपी में हुई है, वो मेरठ है तुम्हारा, आगे तक जा रही है, वो लखनऊ तक जाएगी एक्सप्रेस जो बनाई गई है। तो इसमें डिस्टेंस अगर तुम्हारा बस से जा रहे हो 1-1.5 घंटा लग रहा है, तो इसमें सिर्फ 20 से 25 मिनट लग रहे हैं, मतलब उतनी हाई स्पीड में ये बनाई गई है। तो ये नए इनोवेशन स्टार्ट हो गए हैं रेल के ऊपर भी, मतलब इसकी कनेक्टिविटी ना बहुत ही ईजी बना दी और ऐसी बना दी कि आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसमें क्वेश्चन है, भारत में रेल परिवहन के महत्व को बताओ। भारत में रेल परिवहन का महत्व बना के लिख दोगे, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। सबसे चीपेस्ट है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को, लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट्स को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, चाहे वो सामान हो चाहे वो लोगों कोई भी, और इतना खर्चा भी नहीं आता। ठीक, भारतीय रेलवे की संरचना और नेटवर्क की व्याख्या करो, ये इसके अंदर डाल देना 4-5 पॉइंट जो हैं रेल परिवहन का की संरचना क्या है भाई। ये पहाड़ों पे भी इसके लिए रास्ता बनाया गया है, प्लेन्स पे भी बनाया गया है, स्पीड के अकॉर्डिंग जो इसका बनाया गया वो सारा आ जाएगा। रेलवे ट्रैक विस्तार में टेक्निक्स की परिसंचरण की बाधाएं बताओ, इसमें ये तुम्हारा फर्स्ट वाला पॉइंट आ जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा ग्रेडिंग वाला, कि किस तरीके से हमें इसकी संरचना में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। अब है आपका नेक्स्ट है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन देखो, तुम्हारे जो ये रोड है, हाईवेज जो है, इनसे जोड़ता है सड़क परिवहन एक हाईवे को दूसरे हाईवे से। तो सड़क परिवहन क्या है, राष्ट्रीय मार्ग को जोड़ता है, राष्ट्रीय मार्गों को जोड़ता है। NHI का गठन कब हुआ था, संसद के अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राज्यमार्ग का प्राधिकरण 1988 के तहत यह इसे सौंपने एवं राष्ट्रीय राज्य मार्गों के विकास के लिए किया गया था। राष्ट्र के जो राज्य मार्ग है, राज्य मार्ग क्या होते हैं, जो